हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 23वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 22 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तभी जानवी जी भागकर ऋषभ के पास आई और कसकर उसे गले से लगा लिया। फिर प्यार से उसके चेहरे को चूमते हुए बोली, मुझे पता था मेरा ऋषभ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन अच्छाई के आगे हार ही जाती है। फिर मानवी के पास जाते हुए झूठे गुस्से में बोली, और तू इतने दिन से इतना कुछ अकेले ही सहती रही, और वो शैतान कदम कदम पर तुझे मजबूर कर रहा था, और तूने एक बार भी अपने दर्द को मुझसे साझा करना जरूरी नहीं समझा। क्या तू सिर्फ नाम के लिए ही मुझे माँ कहती है, मानती नहीं? अगर एक बार मुझे कहती तो तेरी इस हरकत से मैं बहुत नाराज हूँ मानवी। इतना कहकर मुंह मोड़कर उससे जाने लगती है तो मानवी उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं माँ, मुझसे गुस्सा होकर मत जाइए। मैंने ये सब आपका दिल दुखाने के लिए नहीं किया, बल्कि आप सब लोगों को सेफ रखने के लिए किया। वो आदमी वैसे ही इतना घटिया है कि वो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। ऐसे में मैं कैसे आप सबकी जिंदगी को खतरे में डाल देती। उसने पहले से ही सुनैना काकी को किडनैप कर मुझे मजबूर किया था। ऐसे में मैं नहीं चाहती थी कि वो आप में से किसी को भी नुकसान पहुंचाए। मानवी की बात सुनकर जानवी जी परेशानी से उससे बोली, सुनैना जी अब कैसी है वो और कहाँ पर है? इतना कहकर इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगी। तो मानवी मुस्कुराते हुए उनसे बोली, वो बिल्कुल ठीक है माँ, घर पर दीपिका और वर्षा के साथ है। अब घर चलिए, वहीं उनसे मिल लीजिएगा। इतना कहकर उसने ऋषभ की ओर देखा, जिसने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया था। ये देखकर मानवी को बुरा तो लगा, पर उसने सभी के सामने कुछ नहीं कहा और तभी वहां से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ शैगल मेंशन की ओर निकल गए। कुछ ही देर में सभी लोग घर पहुंच गए। जैसे ही ऋषभ और बाकी सबके घर के मेन डोर पर पहुंचे तो शिवानी हाथों में आरती का थाल लिए हुए खड़ी थी। उन्होंने आगे बढ़कर पहले ऋषभ का टीका किया, फिर उसकी आरती की, उसके बाद उसकी नजर उतारी, फिर सारा सामान नौकर को पकड़ाकर प्यार से उसे गले लगाते हुए उसके चेहरे को चूमते हुए बोली, भगवान करे किसी की बुरी नजर ना लगे तुझे और दुनिया की सभी खुशियां मिले तुझे। आ अंदर आ और माँ से मिल ले। जब से तू गया था वो बहुत परेशान रहने लगी थी। इतनी उन्होंने अपनी तबीयत खराब कर ली। सुबह से भी तुझे देखने के लिए बहुत बेचैन है। वो तो जैसे तैसे हमने उन्हें संभाल रखा है, नहीं तो वो तो कोर्ट जाने की जिद कर रही थी। इतना कहते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। तो ऋषभ चलते हुए हॉल में सोफे पर बैठी अपनी दादी के पास आया और उनके सामने घुटने के बल बैठ गया। तो दादी ने प्यार से उसे गले से लगाया। उसके बाद उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? उन पुलिस वालों ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? तू नहीं जानता तेरे वहां होने पर हम पर क्या क्या गुजरी है, एक एक दिन कैसे बीता है। तो ऋषभ उनके बहते हुए आंसू साफ करते हुए बोला, चुप हो जाओ दादी, अब देखो ना मैं आ गया हूँ, रोना बंद करो वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा था ना कि मेरी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखना, और आप है कि आप अपनी तबीयत खराब करने में लग गई। आई स्वेयर आपकी आंखों में एक भी आंसू निकला ना तो इस बार खुद आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर वापस भी नहीं आऊंगा। फिर देखते रहना अपनी ऋषभ की राह है। अभी दीपिका और वर्षा सुनैना जी को सहारा देते हुए हॉल में ले आई और उन्हें आराम से सोफे पर बैठा दिया, और उनके एक पैर में तलवे पर पट्टी बंधी हुई थी और सर पर बैंडेज लगी हुई थी। जानवी जी जल्दी से उनके पास आई और फिक्र करते हुए उनसे बोली, सुनैना जी आप ठीक तो है ना? ये इतनी चोट कैसे लग गई आपको? फिर मानवी की ओर देखते हुए, मानवी तुमने तो कहा था कि सुनैना जी बिल्कुल ठीक है, फिर इन्हें इतनी चोट कैसे आई? मानवी उन्हें देखते हुए उनसे बोली, वो माँ, उस वक्त मैंने ऐसा इसीलिए कहा था कि आप ज्यादा परेशान ना हो। ये चोट मोक्ष ने जानबूझकर काकी को दी थी मेरे सामने, ताकि वो मुझे मजबूर कर सके, अपनी बात मनवा सके। तो वर्षा एक्साइटेड होकर बोली, मानवी पूरी बातें बताओ ना, ये शॉर्टकट में क्यों बता रही हो? आई मीन तुमने सब कुछ कैसे किया? मैंने दीपिका से सुना है कि कैसे तुमने एक प्लान बनाकर मोक्ष और उसकी चमची निशा को फंसाया और उनके खेल में उन्हीं को उलझा दिया। तो प्लीज पूरी स्टोरी बताओ ना। उसकी बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे तो वो सभी की तरफ देखते हुए ऑकवर्डनेस दूर करने के लिए अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो मुझे ना ऐसी सस्पेंस और एक्शन से भरी स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आता है, तो बस इसीलिए। इतना कहकर मासूम सा चेहरा बनाकर चुपचाप खड़ी हो गई। सभी ने उसे उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। तभी सुनैना जी मानवी से बोली, हाँ मानवी,
ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुमने ये सब कैसे किया, क्योंकि उस दिन मोक्ष ने तो अपनी बात मनाने के लिए तुम्हें मजबूर कर दिया था। फिर तुमने ये सब कैसे किया? तो मानवी ने एक नज़र वहीं दादी के पैरों के पास बैठे ऋषभ को देखा, जिसने अपनी मुट्ठियों को भींच रखा था, पर उसने एक बार भी मानवी की ओर नहीं देखा और ये बात मानवी को बहुत खल रही थी। फिर उसने खुद के जज्बातों को काबू किया और सभी की तरफ देखते हुए बोली, उस दिन मैं जब ऋषभ से मिलने के लिए बात वहां से वापस घर आने लगी तो मुझे उसका फोन आया। उसने मुझे चुपचाप बिना किसी को बताए वहां आने को कहा। इतना कहते हुए उन्हें सारी बातें बताने लगी और उन यादों में खो गई। फ्लैशबैक। मोक्ष ने जब मानवी को ऋषभ के लिए खुद से लड़ते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एक तरफ नजर घुमाते हुए अपने आदमी को कुछ इशारा कर दिया, जिससे वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। वही मानवी जो मोक्ष से उलझ रही थी, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी दर्द से करहाती हुई आवाज पड़ी। उसने सर घुमाकर इधर उधर देखा तो सामने उजाले में कुर्सी पर बंधे हुए शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, जिसके ऊपर बम भी बंधा हुआ था, जिसे देखकर मानवी की आंखों में डर उमड़ आया और यकायक उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, सुनैना काकी। और उसने घबराते हुए मोक्ष की तरफ देखा, जो एक गंदी वाली जिद की मुस्कान लेकर उसी को देख रहा था। मानवी घबराते हुए सुनैना जी की ओर बढ़ने लगी तो मोक्ष ने उनका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, अरे कहाँ, इतनी भी जल्दी क्या है अपनी काकी से मिलने की? तो मानवी ने उसके हाथ को झटक दिया और फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में उससे बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काकी को इस तरह यहाँ लाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पहले ही तुम्हारी वजह से अपनी नानी माँ को खो चुकी हूँ, अब काकी को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर उन्हें तुम्हारी वजह से एक खरोंच भी आई तो आई स्वेयर मोक्ष, मैं खुद तुम्हारी अपने हाथों से जान ले लूंगी। उसकी इस हरकत पर मोक्ष को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में मानवी को से अपनी कॉलर छुड़ाते हुए, अगर तुमने अपने हाथों को अपने काबू में नहीं रखा तो जरूर तुम्हारी इस हरकत का जवाब उन्हें चोट पहुंचा कर दूंगा। मानवी असमंजस से उसे देखने लगी तो वो शैतानी हंसी हंसते हुए, नहीं समझी, रुको अभी समझाता हूँ। इतना कहकर अपने एक आदमी को इशारा किया तो उस आदमी ने पास रखे डंडे को उठाकर सुनैना जी के माथे पर मार दिया, जिससे सुनैना जी की आवाज मुंह बंद होने के कारण गले में ही घुटकर रह गई और उनकी आंखें बंद होने लगी। उसके आदमी की यह हरकत देखकर मानवी ने घबरा कर मोक्ष की कॉलर को छोड़ दिया और सुनैना जी की ओर बढ़ने लगी कि तभी मोक्ष ने पीछे से उसके हाथ को कसकर पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी कमर से लगा दिया और दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़कर गुस्से में उससे बोला, बहुत शौक है ना तुझे मर्दों पर हाथ उठाने का? तेरी सारी हेकड़ी सही समय आने पर निकालूंगा, तब तुझे पता चलेगा मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। अब चुपचाप से बता, मेरी बात मानेगी या फिर अपनी काकी को अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखेगी? क्योंकि मैं बहुत बड़ा शैतान हूँ, किसी को मारने में एक पल भी नहीं सोचूंगा, जैसे तेरी नानी को मारने में एक पल भी नहीं सोचा था। तो मानवी दर्द से तड़पते हुए उससे बोली, प्लीज मोक्ष छोड़ दो काकी को, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? बात को समझने की कोशिश करो मोक्ष। मेरी शादी हो चुकी है और मैं ऋषभ जी से बेहद मोहब्बत करती हूँ, तो इस तरह उन्हें और मुझे अलग करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम इस तरह मेरे शरीर को तो पा लोगे पर मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मेरे रोम रोम में ऋषभ जी बस चुके हैं। मैं तो कब की उनकी हो चुकी हूँ, इसीलिए अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हारी इस जिद में तुम्हारी और हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए सब कुछ भूलकर अपनी एक नई लाइफ शुरू करो। तुम खुद भी कहते हो ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो फिर ये कैसा प्यार है तुम्हारा जो अपने प्यार को ही तकलीफ में देखना चाहता है? तो मोक्स उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हो गया तेरा नाटक। तुझे क्या लगा तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगी और मैं हो जाऊंगा? कोई नाटक चल रहा है क्या यहाँ, जो तुम्हारी दो आंसू से मैं पिघल जाऊं? चुपचाप से मेरे सवाल का जवाब दे, वरना। इतना कहकर फिर से अपने आदमी को इशारा किया तो उसके पास पड़े कांच को उठाकर सुनैना जी के तलवे में घुसेड़ दिया, जिससे बेहोशी में भी सुनैना जी के दर्द से कशमशाने लगी। ये देखकर मानवी की आंखों में आंसू बह निकले। तभी मोक्ष वापस बोला, जवाब दो मानवी, या इससे भी कुछ बुरा होते हुए देखना चाहती हो? इतना कहते हुए वापस अपने आदमी को देखा तो वो आदमी उस कांच को उनके तलवे में घुमाने लगा, जिससे सुनैना जी की बंद आंखों से भी आंसू बहने लगे। तभी मानवी ने देखा कि वो आदमी अपनी जेब से एक रिमोट निकालकर उसके बटन को मोक्ष को दिखाते हुए प्रेस करने के लिए पूछ रहा था। तभी मोक्ष ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया, जिसे देख मानवी की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई। वो आदमी बटन दबाता उससे पहले ही मानवी चिल्लाते हुए मोक्ष और उसकी तरफ देखते हुए बोली, रुक जाओ मोक्ष, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ।
प्लीज उसे रोक दो, काकी को कुछ मत करो, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, पर प्लीज उन्हें छोड़ दो। तो मोक्ष अपनी अंगुलियों को उसके गाल पर चलाते हुए बोला, गुड गर्ल, सही फैसला लिया तुमने। और रही उन्हें यानी तुम्हारी सो कॉल्ड काकी को छोड़ने की बात, तो एक बार जो मैं चाहता हूँ वो हो जाने दो, उसके बाद मैं इन्हें छोड़ दूंगा। मुझे तुमसे मतलब है, ना कि तुमसे जुड़े दुनिया के जहाँ के लोगों से। अब जाओ और जो फैसला तुमने लिया है उसे अपने सो कॉल्ड ससुराल वालों और अपने पति को भी सुनाओ, जिसके बाद तुम उन्हें छोड़कर मेरे पास आ सको, क्योंकि मुझे बाद में फालतू की किचकिच नहीं चाहिए। मानवी को उसकी छुअन से घिन आ रही थी, पर वो मजबूर थी। इसीलिए नम आंखों से अपनी काकी को देखने के बाद वो चुपचाप वहां से जाने लगी कि तभी मोक्ष उसे रोककर उसे उसका फोन देते हुए बोला, रुको, अपना एक फोन लेकर जाओ, और हाँ, इसमें मैंने एक डिवाइस फिट की है जिससे तुम्हारी लोकेशन और तुम्हारी आवाज से मुझे पता चल जाए कि तुम अपने शो कॉल्ड ससुराल वालों से क्या कह रही हो। इसीलिए गलती से भी मुझसे होशियारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी एक गलती तुम्हारी काकी की जिंदगी उनसे हमेशा के लिए छीन लेगी। तो मानवी ने उससे फोन लिया और चुपचाप वहां से बाहर चली गई। लेकिन मोक्ष को नहीं पता था कि मानवी को चिप के बारे में बताना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मानवी वहां से ऑटो कर शैगल मेंशन की ओर निकल गई। रास्ते भर वो मोक्ष की बातों के बारे में ही सोच रही थी। वो खुद को इस वक्त इतना कमजोर महसूस कर रही थी कि चाहकर भी किसी की मदद नहीं ले पा रही थी, और इससे बाद चाहकर भी उसके साथ नहीं था। इस वक्त अगर उसे किसी की सबसे ज्यादा कमी खल रही थी तो वो था ऋषभ। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचकर उसे घुटन महसूस होने लगी और जी घबराने लगा। रोशनी ऑटो वालों को रोकने को कहा और खुद ऑटो में बाहर निकलकर खुली हवा में घरी घरी सांस लेने लगी। तभी उसे अपना गला चिपकता हुआ महसूस हुआ, तो वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर कोई शॉप देखने लगी जिस पर पानी मिलता, तो उसे थोड़ी दूर ही एक शॉप दिखाई आई। तो वो उस तरफ चली गई। उसने शॉप वाले से पानी की बोतल ली और पानी पीकर जैसे ही बाहर आने लगी कि उसकी नजर सामने अपने चेहरे को स्कार्फ से कवर किए एक लड़की पर पड़ी, जिसकी आंखों पर बड़े बड़े गोगल्स लगा रखे थे। उसे देखते ही मानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि निशा ही थी, जो अपनी फ्रेंड के साथ हंसते मुस्कुराते हुए एक गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग थे, जिसे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों पास के मॉल से शॉपिंग कर लौट रही है। उसे देखते ही मानवी को उस पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगी कि तभी जमीन पर पड़े पत्थर से उसे ठोकर लग गई, जिससे वो गिरने लगी। पर उसने खुद को संभाल लिया और जैसे ही सीधी खड़ी हो गई कि उसकी नजर बाहर शॉप के साइड लगे मिरर पर गई, जिसे उसे अपने पीछे कुछ दूर एक आदमी दिखा, जो अपनी नजरें इधर उधर करते हुए उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही मानवी के दिमाग में कुछ खटका और उसने झुककर अपने कपड़ों को सही करने के बहाने से पीछे मुड़कर चुपके से उस आदमी की ओर देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसे देखकर मानवी को समझ आ गया कि हो ना हो ये मोक्ष का ही आदमी है, जो उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए उसने समझदारी दिखाते हुए निशा की तरफ न जाने के बारे में सोचा और चुपचाप से वापस मुड़कर अपने ऑटो में आकर बैठ गई। जिसके बाद वो ऑटो शैगल मेंशन की तरफ निकल गया। घर आकर परेशानी में वो अपने कमरे में टहलने लगी। वो अपने फोन से किसी की मदद भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि इसका फोन ट्रैक हो रहा था और फैमिली वालों से मदद लेकर वो उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसीलिए उसे अपना हर एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना था, क्योंकि ईश्वर ने निशा के जिंदा होने का सबूत देकर उसे एक राह दिखाई थी। लेकिन अगर उस पर भी वो संभल कर नहीं चली तो उसकी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। वो देर रात तक इन्हीं बातों के बारे में सोचती रही। इन सब में उसने अपनी बालकनी से बाहर झांककर देखा तो एक पल को हैरान रह गई। बाहर 3 से 4 आदमी पहरा दे रहे थे, जो कि मोक्ष के थे, जिन्हें उसने परिवार के हर सदस्य की बाहर आने जाने की खबर जानने के लिए लगा रखा था। तभी वो अपने कमरे में अंदर आई तो उसकी नज़र स्टडी टेबल पर गई, जहाँ पर नोटबुक रखी हुई थी। उसे देखकर मानवी की आंखों में चमक आ गई। वो वहां से जाकर उसमें से 3-4 पेपर निकालकर उसमें काफी देर तक कुछ लिखने लगी। इन सब में उसे मोक्ष की तरफ से 3-4 मैसेज आ चुके थे कि वो अपने ससुराल वालों को अपना ऋषभ से अलग होने का फैसला सुनाकर कब उसके पास आ रही है। तो मानवी ने जवाब में इतना ही कहा कि वो कोशिश तो कर रही है, वो एक प्लान बना रही है जिसे जल्द ही अंजाम देकर वो उसके पास आ जाएगी। जवाब में मोक्ष ने बस इतना ही लिखा, ठीक है, जो करना है जल्दी करो और ध्यान रहे मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। पर मानवी तो उसकी सोच से अलग ही प्लान बना रही थी। थोड़ी देर बाद दीपिका उसे रात के खाने के लिए बुलाने आई,
पर उसके कुछ बोलने से पहले ही मानवी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। दीपिका हैरानी से उसे देखने लगी तो मानवी ने उसे अपने होठों पर अंगुली रख चुप रहने का इशारा किया और कुछ पेपर जो उसने नोटबुक में से लिए थे उन्हें दीपिका की ओर बढ़ा दिया और इशारे में उन्हें पढ़ने के लिए बोली। दीपिका ने पहले हैरानी से उसे देखा तो मानवी अभी भी उसे चुप रहकर पढ़ने के लिए इशारा कर रही थी, जिसे समझकर दीपिका चुपचाप ही मन उन पेपर को पढ़ने लगी। पर जैसे जैसे वो उन पेपरों को पढ़ रही थी उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। सब कुछ पढ़ने के बाद उसने मानवी की तरफ देखा तो मानवी ने अपना फोन उसके सामने कर दिया जिसमें मोक्ष का कॉल चालू था। तो दीपिका ने आंखों से ही मानवी से आगे क्या करना है पूछा तो मानवी ने एक पेपर और दीपिका की ओर बढ़ा दिया, जिसे पढ़कर दीपिका मानवी के रूम में अंदर आई और नोटबुक के एक पेपर पर कुछ लिखने लगी। उसे देखकर उसने मानवी के आगे कर दिया तो मानवी उसे पढ़ने लगी। दीपिका ने लिखा था, सब ठीक हो जाएगा ना भाई, और आपको कुछ होगा तो नहीं, आप दोनों अलग तो नहीं होंगे ना। मानवी ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे से उसके आंखों से आंसू साफ किए और उसे गले से लगा लिया। फिर धीरे से उसके कान में बोली, मुझ पर भरोसा रखो दीपू, मैं ऋषभ जी को कुछ नहीं होने दूंगी, ना ही हमारे रिश्ते को। तुम बस वही करो जो मैंने कहा है। अब जाओ, अगर कोई आ गया और उसने तुम्हें आवाज दी तो मोक्ष को पता लग जाएगा कि तुम इतनी देर से मेरे कमरे में थी। उसकी बात पर दीपिका हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से वहां से चली गई। दीपिका वहां से निकलकर अपने कमरे में आई और उसने राघव को फोन लगाकर अगले दिन उसे खुद से मिलने के लिए बुलाया। ये रात इसी तरह गुजर गई। अगले दिन मानवी कमरे में बाहर आई और अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। जानवी जी उसे आवाज देती रह गई पर उसने सभी को इग्नोर कर दिया। सभी लोग उसके इस बर्ताव से बहुत हैरान थे। फिर सभी ने अपना अपना नाश्ता किया और अपने काम में लग गए। वहीं शैलेंद्र और शिवम जी फिर से ऋषभ को छुड़ाने के लिए अपनी कोशिशों में लग गए। दीपिका ने भी अपना नाश्ता किया और फिर अपना पर्स लेकर घर से बाहर निकल गई। मानवी ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था कि वो फोन पर किसी से कुछ ना कहे, क्योंकि जैसे उसका फोन ट्रैक हो रहा था, हो सकता है मोक्ष घर वालों के फोन को भी ट्रैक करवा रहा हो, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वहीं मोक्ष के आदमियों में से एक ने मोक्ष को दीपिका के घर से बाहर जाने के बारे में बताया तो मोक्ष ने उसे दीपिका का पीछा करने के लिए कहा, जिससे वो आदमी ओके कहकर दीपिका के पीछे चला गया। उसने देखा दीपिका पार्क में राघव से मिलने आई है। दोनों वहीं सामने पार्क में बैठकर बातें करने लगे, जिससे उस आदमी ने उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मोक्ष को दीपिका के राघव से मिलने के बारे में बता दिया। तो मोक्ष ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे वापस लौटकर शैगल मैंसन पर नजर रखने के लिए कहा तो वो आदमी ठीक है कहकर वहां से वापस लौट आया। वहीं उसके जाने के बाद दीपिका ने सारी बातें राघव को बता दी, साथ ही मानवी के प्लान के बारे में भी। राघव पहले इन बातों को सुनकर हैरान तो हुआ, पर फिर मानवी के प्लान को समझकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो उनके प्लान में साथ देने के लिए तैयार हो गया। उसी दिन रात के वक्त राघव ने मानवी के प्लान की शुरुआत करते हुए मोक्ष के सभी आदमियों को अपने हायर किए हुए आदमियों से किडनैप करवा दिया। उसके बाद चुपके से मानवी की बालकनी से होते हुए एक आदमी के साथ मानवी के रूम में पहुंच गया, जहां मानवी और दीपिका पहले से ही चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही मानवी ने अपना फोन उस आदमी की ओर बढ़ा दिया और दीपिका को आंखों से ही कुछ समझा करो राघव के साथ वहां से वापस बालकनी से नीचे चली आई। नीचे आकर वो राघव से बोली, राघव जी ये आदमी भरोसेमंद तो है ना, और ये सब कुछ संभाल पाएगा या नहीं। देखिए हमारे पास आखिरी मौका है ऋषभ जी को बचाने का। ऐसे में हमारी एक गलती हमारे बने बनाए पूरे प्लान को बर्बाद कर सकती है। तो राघव हाँ में सिर हिलाते हुए मानवी से बोला, आप चिंता मत कीजिए भाभी, ये आदमी बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट है, पलक झपकते ही अपनी आवाज चेंज कर लेता है और इसे यहाँ लाने से पहले मैंने सभी घर वालों की आवाज सुनाई, उसके बाद इसका टेस्ट भी लिया तो इसकी आवाज सुनकर एक पल को मैं भी हैरान रह गया, तभी इसे यहाँ लाया हूँ। तो आप इस पर पूरा विश्वास कर सकती हैं। फिलहाल आप वहाँ चलिए, आपके कहे मुताबिक सभी को हमने बांधकर वहाँ रखा है। उसकी बात सुनकर मानवी ने हाँ में सिर हिलाया और देर न करते हुए राघव के साथ वहाँ से चली गई। वो दोनों घर के पीछे वाले आउट हाउस के पास आए, जहाँ पर मोक्ष के सभी आदमियों को राघव के आदमियों ने बांध कर रखा था। जैसे ही उन लोगों की नजर मानवी पर पड़ी जो उनकी तरफ आ रही थी, वो गुस्से में उसे देखने लगे। मानवी उनके पास आकर उनसे सीधे बोली, मोक्ष अपने साथ काम करने के लिए तुम्हें कितने पैसे देता है। तो उनमें से एक आदमी जो उन सभी का लीडर था, वो गुस्से में मानवी से बोला,
तुम्हें इससे क्या मतलब कि वो हमें कितने पैसे देता है या कितने नहीं। तुम बस अपने आप से मतलब रखो और चुपचाप से हमें छोड़ दो, वरना बॉस को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चला ना, तो उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगेगा उस बुढ़िया को मौत के दर्शन करवाने में। इसीलिए अपनी और उनकी भलाई चाहती हो तो चुपचाप हमें छोड़ दो। उसकी बात सुनकर मानवी को बहुत गुस्सा आया, पर अक्सर इंसान गुस्से में जोश में आकर अपने होश खो बैठता है। पर यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे जितना हो सके समझदारी और शांति से काम लेना था। इसीलिए उसने आंखें बंद कर अपने गुस्से को काबू किया और शांति से उनसे साफ शब्दों में बोली, देखो मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मोक्ष तुम्हें जितने पैसे देता है मैं उससे तुम्हें दोगुने तिगुने पैसे दूंगी। बस तुम उसका साथ छोड़ मेरा साथ दो। उसकी बात सुनकर मोक्ष के सभी आदमियों की आंखें बड़ी हो गई और सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनका लीडर फिर से बोला, वाह, प्लान तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन हमारे आगे काम नहीं करेगा। हमें तुम्हारी चाल समझ आ गई है कि तुम ज्यादा पैसों का लालच देकर हमें हमारे बॉस के खिलाफ करना चाहती हो। तो तुम्हारा ये ऑफर तुम्हें ही मुबारक हो। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम पैसों के लालच में उसका साथ छोड़ तुम्हारे साथ हो जाएंगे? तो मानवी उन्हें समझाते हुए बोली, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें उसके खिलाफ नहीं करना चाहती, बल्कि अपने पति, अपने बसे बसाए घर को बचाना चाहती हूँ। बस इसीलिए तुम सबसे मदद मांगी, क्योंकि फैमिली और परिवार तो तुम लोगों का भी है, और उन पर कोई मुसीबत आए तो कैसा महसूस होता है ये बात तुम सब भी महसूस कर सकते हो। और रही तुम्हें ज्यादा पैसों का लालच देना, तो इसकी सिर्फ यही वजह है कि मैं समझती हूँ कि तुम लोगों को जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए तुमने इस जुर्म की दुनिया को चुना। बाकी अच्छी खासी रिस्पेक्टेबल जिंदगी कौन नहीं चाहता। तुम लोग इस काली दुनिया में आए और गुंडागर्दी शुरू की, इसके पीछे वजह भी उतनी ही बड़ी होगी। बस इसीलिए मैं तुम लोगों की मदद करना चाह रही थी, ताकि अब की बार तुम लोग उन पैसों से अच्छी खासी एक इज्जतदार व्यक्ति की तरह इस समाज का हिस्सा बनकर रहो। मानवी की बात सुनकर सभी लोग खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर उसने जो कहा था सच ही था। कोई भी अपनी मर्जी से मुजरिम नहीं बनता, बल्कि मजबूरियां और परिस्थितियां उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर देते हैं। जब जिम्मेदारियां जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए और सामने वाला उन्हें अपनी सारी कोशिशों के बाद भी पूरा न कर पा रहा हो, तो बाद में वो न चाहते हुए भी गलत रास्ते निकल ही जाता है। ऐसे में कुछ लोग परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं और अंत में जीत जाते हैं, तो कुछ उन परिस्थितियों के आगे हार मानकर अपने घुटने टेक देते हैं और निकल पड़ते हैं उस राह पर जो उन्हें मुजरिम बनाने की राह पर ले जाती है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां उनके जीवन में बनी थी, जिन्होंने आज उन्हें ऐसा बना दिया था। तभी उन लोगों में से एक आदमी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर बाद में तुमने हमें धोखा देकर पुलिस से पकड़वा दिया तो हम तुम्हारा यकीन कैसे करें कि तुम्हारा काम होने के बाद तुम हमें जेल नहीं भेजोगी। तभी उनका वो बॉस उसे डांटते हुए बोला, ए, क्या कर रहा है ये तू? इस लड़की की मीठी मीठी बातों में आ रहा है। भूल मत, अगर मोक्ष सर को पता चला कि हम उनके खिलाफ जाकर इसकी मदद कर रहे हैं तो वो हमें मार डालेंगे। तभी उसका दूसरा आदमी उससे बोला, नहीं बॉस, वीरू सही कह रहा है। आखिर हम कब तक इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीते रहेंगे? रोज वही पुलिस से डर का भागना, कभी इसकी बेटी को किडनैप करना तो कभी उसकी बीवी को धमकाना। बस यही जिंदगी रह गई है हमारी। और अगर काम में सफल नहीं होते तो बॉस की गाली अलग सुननी पड़ती है। इतने में भी उनका मन न भरे तो जान तक देनी पड़ती है। और मैं अपनी बीवी बच्चों को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता जिससे उन्हें हमेशा अपने पति और पिता को खोने का डर बना रहे। इसीलिए मैं भी इनका साथ देने को तैयार हूँ। बस अगर ये हमें पुलिस की तरफ से निश्चिंत करे कि वो हमें जेल नहीं ले जाएंगे। तो मानवी उनकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, अगर मुझे आप लोगों को पुलिस को देना होता तो कब का दे चुकी होती। यहाँ आपसे शांति से बैठकर बात नहीं कर रही होती। मैं सिर्फ अपने पति, अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहती हूँ। बस इसी में आपकी मदद चाहिए, न कि आप लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाना चाहती हूँ। मगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि आगे चलकर मैं अपनी बात से मुकर जाऊँ, तो आप उसी वक्त मेरी जान ले लीजिएगा। पर मेरा वादा है आपसे कि इस केस में कहीं भी आप लोगों का नाम भी नहीं आएगा। बस आप मोक्ष को पकड़वाने में मेरी मदद करें। इतना कहकर अपने आदमियों को उन लोगों को खोलने के लिए कह दिया। वहीं उन लोगों का बोझ भी अपने साथियों का मानवी का साथ देते देख उनके साथ हो गया था। सभी अब मानवी का साथ देने के लिए तैयार थे। तभी उनका बॉस खड़े होते हुए मानवी से बोला, मैडम, आपके पति को जिसके खून में फंसाया जा रहा है वो लड़की जिंदा है और वो मोक्ष सर के साथ मिली हुई है, रोज उनसे मिलने आती है
और दोनों आगे की प्लानिंग बनाते हैं। तो मानवी भी मुस्कुराते हुए उससे बोली, जानती हूँ, इसीलिए तो आप लोगों की मदद चाहती हूँ। मोक्ष अपना सच ऐसे ही किसी के सामने नहीं आने देगा, इसीलिए अब आप लोग जैसा वो कहे करते जाएंगे, लेकिन आप मुझ पर नजर रखने की जगह उस पर रखेंगे। जब जब निशा उससे मिलने आए आप मुझे बताइएगा। वही मोक्ष को हमेशा आपकी बातों से यही लगना चाहिए कि आप उसके साथ हैं। उसे किसी भी तरह आप पर शक नहीं होना चाहिए। तब तक मैं एसपी सत्यवीर खुराना को ये सारी बातें बता दूंगी, जिससे वो हमारे आगे की प्लानिंग में साथ दे पाए। उसकी बात पर सभी लोग हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चले गए और सब कुछ वैसे ही चलने लगा जैसे मोक्ष ने प्लान किया था। लेकिन असली खेल मानवी का शुरू हो चुका था। इन्हीं शब्द में कुछ दिन बीत गए थे। मानवी ने अपनी सारी प्लानिंग और सारा सच एसपी सत्यवीर खुराना को बता दिया था, जिसे सुनकर एक पल को वो हैरान रह गए थे। पर जब मानवी ने उन्हें सारे सबूत दिखाए तब उन्हें मानवी की बातों पर यकीन करना पड़ा और वो भी उसके प्लान में साथ देने के लिए तैयार हो गए। वहीं मोक्ष रोज अपने आदमियों को फोन कर मानवी और सभी परिवार वालों के बारे में पता करता रहता। तो उसके सभी आदमी उसे यही बताते, मानवी घर में है, वो कहीं बाहर नहीं गई। इन बातों को सुनकर मोक्ष को मानवी पर गुस्सा आता, क्योंकि उसने मानवी को जल्दी से जल्दी अपने पास आने को कहा था। इसी गुस्से में उसने मानवी को कई बार फोन किया तो घर पर मौजूद वॉइस आर्टिस्ट मानवी की आवाज में अपनी वॉइस को चेंज कर उससे बात करता, जिससे मोक्ष को कभी शक भी नहीं हुआ कि वो जिससे बात कर रहा है वो मानवी है ही नहीं। वहीं मानवी घर पर ना मौजूद होते हुए उसके खिलाफ प्लानिंग बना रही थी उसे पकड़ने के लिए। और फाइनली वो दिन भी आ गया जिस दिन ऋषभ के केस की सुनवाई थी। उस दिन मानवी सुबह राघव के साथ पास जाने के लिए निकल गई थी। उसने एसपी सत्यवीर को भी इन्फॉर्म कर वहां पहुंचने के लिए बोल दिया था। वहीं मानवी ने मोक्ष के कुछ आदमियों से सुनैना जी को सेफली मोक्ष के अड्डे से निकालने के लिए बोल दिया था। थोड़ी देर में वो राघव के साथ मोक्ष के अड्डे पर पहुंच गई। वहां जाकर वो मोक्ष के पास जाने की जगह एक तरफ जाकर छुप गई और किसी का इंतजार करने लगी। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वो गाड़ी रुकी और उसमें से निशा उतरकर बाहर आई और गुस्से में अंदर जाने लगी। उसे देखकर मानवी के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने राघव की तरफ देखकर थम्स अप का इशारा किया तो राघव भी मुस्कुरा उठा। दरअसल उसने मोक्ष के आदमी को कहकर चुपके से मोक्ष के फोन से निशा को मैसेज करवाया था कि अब वो इस डील को कैंसिल कर रहा है और वो ऋषभ को जेल जाने से नहीं बचाएगा, जिस वजह से निशा गुस्से में दनदनाती हुई उससे मिलने आई थी। वहीं मोक्ष इस वक्त मानवी से मिलने के लिए बेहद खुश था और वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था कि तभी गुस्से में दनदनाती हुई निशा उसके पास चली आई। उसे देखकर मोक्ष एक पल को हैरान रह गया। वो उससे कुछ कहता कि उससे पहले ही निशा ने खींच कर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे मोक्ष का चेहरा एक तरफ झुक गया और वो गुस्से में निशा को घूरने लगा। तभी निशा गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोली, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। अब जब तुम्हारा काम बन गया और मानवी तुम्हारे पास आ रही है तो तुम ये सबको वहीं जेल में रहने देना चाहते हो। तो सुन लो मिस्टर मोक्स वशिष्ठ, अगर तुमने मेरे ऋषभ को जेल से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारे सारा सच खुद पुलिस को बताऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद उनके आगे अपना सच क्यों ना बताना पड़े। तो मोक्स गुस्से में उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और मैंने कब तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। खुद ब खुद मन घड़त कहानी बनाई जा रही हो और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। तुम यहाँ आई कैसे? मैंने कहा था ना तुमसे कि जब तक मैं मानवी को लेकर यहाँ से नहीं चला जाता तुम अभी बाहर मत निकलना। तो निशा गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, अच्छा तो मैं मन घड़त कहानी बना रही हूँ, ठीक है रुको। तुम इतना कहकर अपना फोन निकालकर उसमें से मैसेज ढूंढकर उसे दिखाते हुए बोली, तो फिर ये क्या है? क्या तुमने ये ऐसे ही मजाक में मुझे मैसेज कर दिया था? मैसेज देखकर मोक्ष खुद भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया ये सब हुआ कैसे और वो निशा से बोला, ये मैसेज पर ये मैंने नहीं किया। तो निशा गुस्से में उससे बोली, झूठ मत बोलो, तुम्हारे अलावा तुम्हारा फोन और कौन यूज कर सकता है। इसीलिए अब अपना नाटक बंद करो और मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा सारा काला चिट्ठा उस एसपी सत्यवीर के आगे रख दूंगी। तो मोक्ष गुस्से में उसे देखते हुए, अच्छा और तुम ऐसा करोगी कैसे, मैं भी तो जानूं। सोचो तुम दुनिया के सामने पहले ही मर चुकी हो और अगर इस वक्त मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि जिस लड़की को वो पहले मरा हुआ समझ रहे थे असल में उसकी मौत अब हुई है। इसीलिए फालतू की धमकी अपने पास रखो। तो निशा गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, मिस्टर मोक्स वशिष्ठ,
तुमने क्या मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी समझा है कि मैं यूं ही अपनी मौत का नाटक पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे साथ मिलकर करूंगी, और फिर जब तुम्हारा मतलब पूरा हो जाए तो तुम मुझे यूज किए हुए टिश्यू पेपर की तरह फेंक कर चले जाओ। तो मिस्टर वशिष्ठ, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने पहले ही तुम्हारी और अपनी सारी बातों को रिकॉर्डिंग करके रख ली है, जिसमें तुमने अपने मुंह से कबूल किया है कि कैसे तुमने ऋषभ का फेस मास्क बनवाया, कैसे मेरे मर्डर की झूठी प्लानिंग की, कैसे ऋषभ को फंसाया, सब कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारा मानवी को ब्लैकमेल करना भी, जिससे अगर तुम मुझे धोखा दो तो मेरी दोस्त उन रिकॉर्डिंग को ले जाकर पुलिस तक पहुंचा दे और फिर तुम भी जिंदगी भर जेल में सड़ो। इसीलिए अपनी ये मरने मारने की धमकी मुझे देना ही मत। तभी ताली बजाती हुई मानवी वहां आई। उसे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उठ गया। तभी मानवी मुस्कुराते हुए जोर से उन दोनों से बोली, वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा, क्या प्लानिंग की है तुम दोनों ने। पर अफसोस, मैं तो सारा सच जान गई। अब तो मैं मोक्ष के पास आने से रही और अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम दोनों का सारा सच भी बता दूंगी। फिर क्या करोगे तुम दोनों। फिर मुस्कुराते हुए, पर एक मिनट, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही क्या है जब एसपी साहब खुद अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद है और सारा सच उन्होंने अपने कानों से सुन भी लिया है। और फिर मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं। क्यों एसपी साहब। इतना बोलकर पीछे मुड़कर देखा तो एसपी साहब अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर आ गए, जिसे देखकर निशा और मोक्ष हक्के बक्के रह गए। तभी एसपी सत्यवीर मोक्ष और निशा को देखते हुए बोला, बिल्कुल मानवी जी, आप ठीक कह रही है। अब आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जब मैंने खुद सारा सच सुना है तो और मानना पड़ेगा क्या प्लानिंग की है दोनों ने। साला मुझे भी अपने खेल में घुमा कर रख लिया। मेरे 5 साल के करियर में मेरा दिमाग इतना नहीं घुमा जितना तुम लोगों ने इस केस में घुमाया है। बेटा, तुम लोगों की तो मैं लॉकअप में अच्छे से पूजा करूंगा, पर पहले मिस्टर ऋषभ सहगल बरी तो करवा दूं, जो बेचारे बेगुनाह होने के बावजूद भी गुनहगार बनकर लॉकअप में बंद पड़े हैं। इतना कहकर अपने साथ आए मेल और फीमेल कांस्टेबल को उन्हें पकड़ने के लिए कह दिया। तो वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी मोक्ष अपने आदमियों से बोला, अबे हमला करो इन लोगों पर उसकी बात सुनकर कोई भी आगे नहीं आया। सभी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहे। ये देखकर मोक्ष हैरान रह गया। तभी मानवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, नहीं सुना इन लोगों ने तुम्हारी बात। तो मोक्ष हैरानी से उसे देखने लगा। सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि अब ये तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे साथ है। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, इनफैक्ट सोचा ही नहीं कि जब तुमने अपने फोन से वो मैसेज नहीं किया तो फिर किसने किया। और काकी, वो तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रही। अब जाकर मोक्ष का ध्यान एक साइड गया जहाँ पर चेयर खाली थी। अब धीरे धीरे उसे मानवी का खेल समझ आने लगा, जिससे उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी और वो गुस्से में मानवी को देखने लगा। तभी निशा खुद को फंसते देख गुस्से में मानवी की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मेरा ऋषभ मुझसे दूर हो गया और आज तुमने मेरे प्लान भी खराब कर दिया। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो मानवी को मारने ही वाली थी कि मानवी ने कस कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे की तरफ मोड़ दिया, जिससे निशा दर्द से चिल्ला उठी। तभी मानवी ने गुस्से में खींचकर उसे एक के बाद एक लगातार 4 थप्पड़ मार दिए और गुस्से में उससे बोली, मैंने तुम्हारी जैसी वाहियात औरत आज तक नहीं देखी जो अपनी ही मौत का झूठा नाटक करे। और क्या कहती हो तुम कि तुम ऋषभ जी से प्यार करती हो। नहीं, तुम उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगर तुम उनसे प्यार करती तो उनकी खुशी में खुश रहती, पर तुमने तो उन्हें जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम सिर्फ एक ऐसी औरत हो जो पैसे और फेम के पीछे भागती है। पहले विक्रम जब तुम्हारे साथ था तो तुम ऋषभ जी को धोखा दे रही थी, उन्हें बर्बाद करना चाहती थी। और जब विक्रम ने तुम्हारा साथ छोड़ा तो तुम ऋषभ जी के पास आने लगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। और जब ऋषभ जी ने तुम्हें नहीं अपनाया तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया और तुम उन्हें पाने के लिए ये सब करने लगी। लेकिन ध्यान रहे, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन अच्छाई से हार ही जाती है। इतना कहकर झटके से उसे छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने मोक्ष और निशा को पकड़ लिया। उन्हें लेकर कोर्ट में चले गए। फ्लैशबैक एंड। इतना कहकर मानवी खामोश हो गई और फिर सभी की ओर देखते हुए बोली, बाकी सब तो आपको पता ही है। तो सभी उसे मुंह खोले हैरानी से देख रहे थे। तभी शिवानी बुआ हैरानी से बोली, तुमने अकेले घर में रहकर इतना सब कुछ कैसे कर लिया और हमने इसकी कानों कान तक खबर भी नहीं हुई। तो मानवी मुस्कुराते हुए उनसे बोली, बस आप सबका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ था, जिसे मुझे हर कदम पर आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। बाकी अगर दीपिका नहीं होती तो मैं शायद इतना कुछ नहीं कर पाती। इन सब में इसने मेरा बहुत साथ दिया है।
तो जानवी जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया, जिस पर दीपिका बस मुस्कुराकर रह गई। तभी वर्षा मुंह बनाते हुए मानवी से बोली, हाँ तो इसमें थोड़ा बहुत मेरा भी साथ ले लेती तो मैं न उस मोक्ष को ऐसा मारती कि मार मार कर उसकी चटनी बना देती, जिसके बाद वो तुम्हारे करीब आने से पहले 100 बार सोचता। इतना कहकर हाथों को आपस में मसलते हुए उस पल को इमेजिन करने लगी। तभी मानवी उसे चिढ़ाते हुए बोली, तभी तो तुम्हें बताकर ये रिस्क नहीं लिया। वर्षा असमंजस से उसे उसकी तरफ देखने लगी तो मानवी आगे बोली, क्योंकि तुम्हारा मुंह एक बार खुलने के बाद बंद ही नहीं होता। हर वक्त बकबक करती रहती हो और इस काम में हमें सबसे ज्यादा शांत रहने की जरूरत थी, जो तुमसे हो नहीं पाता। फिर पता नहीं क्या होता। उसकी बात पर सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। वहीं वर्षा मुंह फुलाकर उसे घूरने लगी। तभी ऋषभ उठते हुए बोला, आप लोग बता दीजिए, आप लोग बातें कीजिए, मैं अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर आराम करूंगा। इतना कहकर बिना मानवी की तरफ देखे वो वहां से चला गया। तभी दादी सभी से बोली, चलो अब तुम लोग भी जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक डिनर खाना रेडी हो जाएगा। उसके बाद विशाल, राघव और उसकी माओ की तरफ देखते हुए, और आप लोग खाना खाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, ये मेरा ऑर्डर है। इतना कहकर वर्षा का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। वहीं बाकी सब सिर हिलाकर रह गए। वहीं मानवी अपने कमरे में आई तो देखा ऋषभ रूम में नहीं था, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मतलब साफ था कि वो बाथरूम में था। तो मानवी थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद आई तो उसने देखा ऋषभ बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपने हाथ को होल्ड कर अपनी आंखों पर रखा हुआ था। उसे खामोश देखकर मानवी ने इस वक्त उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और बाद में बात करने का सोचकर वहां से खुद फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर चली गई। वहीं उसके जाने के बाद ऋषभ ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा, फिर वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। मानवी वापस आई तब तक वो नींद की आगोश में जा चुका था। तो मानवी थोड़ी देर के लिए वहीं सोफे पर पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गई। धीरे धीरे शाम से रात हो गई। डिनर रेडी हो गया तो विशाल और राघव और उसकी माएँ खाना खाकर अपने घर के लिए निकल गए। वहीं ऋषभ के थके होने की वजह से किसी ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा, तो मानवी उसके लिए मावा दूध लेकर ऊपर रूम में चली आई। मानवी जब कमरे में आई तो देखा ऋषभ बेड पर नहीं था, पर बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। तो उसने दूध को वहीं साइड में टेबल पर रख दिया और बालकनी की तरफ चली आई तो उसने देखा ऋषभ फोन पर बात कर रहा था। तो वो खड़ी होकर उसकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद ऋषभ ने फोन रख दिया तो मानवी उससे बोली, आप जाग गए थे तो फिर खाना खाने क्यों नहीं आए? ऋषभ उससे नजरें चुराते हुए, हाँ वो भूख नहीं थी, तुमने खा लिया तो जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। इतना कहकर अंदर जाने लगा तो मानवी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे ऋषभ के आगे बढ़े हुए कदम रुक गए। तभी मानवी उसके करीब आई और पीछे से उसके गले लग गई और अपनी आंखें बंद कर उसकी नजदीकी को महसूस करने लगी। वहीं ऋषभ का हाल भी उससे जुदा नहीं था। थोड़ी देर बाद वहां पसरी खामोशी को तोड़ते हुए मानवी ऋषभ से बोली, मुझसे नाराज हैं आप? तो ऋषभ उसके हाथों को अपने पेट से हटाते हुए नहीं बोला और अंदर जाने लगा। तो मानवी उसे वापस पकड़ते हुए, तो फिर मुझसे इतनी बेरुखी क्यों कि मेरी तरफ एक नज़र देख भी नहीं रहे हैं आप? क्या मैंने कुछ गलत किया या फिर आप भी मेरा और मोक्ष का अतीत जानने के बाद मुझसे? तो ऋषभ उसके होठों पर अंगुली रखकर उसे चुप कराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए अपने दिमाग से ये फालतू की बातें निकाल दो कि तुम्हारा अतीत जानने के बाद मुझे उससे फर्क पड़ेगा या हमारे रिश्ते पर फर्क पड़ेगा। तो मानवी उसके हाथ को अपने होठों से हटाते हुए बोली, तो फिर मुझसे ये बेरुखी, ये नाराजगी क्यों? नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे आपका ये बिहेवियर। तो ऋषभ उसे गले लगाते हुए बोला, मेरी ये नाराजगी, ये बेरुखी तुमसे नहीं बल्कि खुद से है कि क्यों मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं समझ पाया, क्यों मैं तुम्हें खुद पर इतना विश्वास नहीं दिला पाया कि तुम अपने अतीत को मुझसे साझा कर सको। तो इस बार मानवी उस पर गुस्सा करते हुए बोली, तो आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैंने अपने अतीत को आपसे साझा नहीं किया, इसकी वजह ये नहीं कि मैं आप पर विश्वास नहीं करती, बल्कि सच तो ये है कि मैं आप पर, आपकी मोहब्बत पर इतना विश्वास करती हूँ कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको अपने अतीत से रूबरू करवाऊँ, क्योंकि आपने हमेशा मुझे ये विश्वास दिलाया कि मेरा अतीत चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो कभी हमारे बीच की मोहब्बत को कम नहीं कर पाएगा। बस यही वजह थी कि मैं फिर से आपको अपना अतीत बताते हुए उन बुरे लम्हों को नहीं जीना चाहती थी, जो मुझे आज भी एक गिल्ट से भर देते हैं कि शायद अगर उस वक्त वहां से न भागकर मोक्ष से शादी कर लेती तो आज मेरी नानी जिंदा होती।
इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले तो ऋषभ ने फिर से उसे गले से लगा लिया। तो ऋषभ उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कसते हुए उससे बोला, मुझे माफ कर दो मानवी, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे छुपे तुम्हारे अतीत के दर्द को नहीं पहचान पाया। इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा गिल्ट है और खुद से नाराजगी भी, कि मैं क्यों तुम्हारे बिना कहे तुम्हारे दिल की बातों को नहीं समझ पाया। यही वजह है कि मेरी तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो मानवी उस पर गुस्सा करते हुए बोली, आप क्या पागल है या फिर कोई अंतर्यामी जो बिना मेरी कहे मेरी मन की बातों को समझ जाएंगे? जरूरी तो नहीं जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हो वो बिना कहे एक दूसरे की फीलिंग समझ जाए। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में सभी की मोहब्बत मुकम्मल होती। हर बात बिना कहे नहीं समझी जाती ऋषभ जी, कुछ बातों के लिए लफ्जों की जरूरत होती है। और रही मेरे अतीत की बात, तो उन बातों का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मोक्ष मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो, क्योंकि वो सारी बातें बरसों पहले बीत चुकी है जो अब मेरी लाइफ में एग्जिट ही नहीं करती। जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं तब से मेरी पूरी जिंदगी खुशियों से भर गई है, जिसमें मेरी दुख दर्द की परछाई तक महसूस नहीं होती मुझे। हर वक्त मेरे चेहरे पर चमक, होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना पलता है मेरी आंखों में। तो फिर आपको कहाँ से पता होता कि मैंने पास्ट में कितना कुछ झेला है? इसीलिए अपने दिल में ये सब फालतू की बातें निकाल दीजिए, वरना मैं गुस्सा हो गई ना तो कल काकी के साथ चंडीगढ़ चले जाऊंगी, फिर रहना आप यहाँ अकेले अपने गिल्ट के साथ। इतना कहकर गुस्से में उसे खुद से दूर कर जाने लगी तो ऋषभ ने झटके से उसे पीछे खींच लिया, जिससे मानवी वापस उसकी बाहों में आ गई। वहीं ऋषभ उसे कसकर गले लगाते हुए बोला, सॉरी, आज के बाद ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। और हाँ, अब जो हुआ या पहले जो हो चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि वो कभी फ्यूचर में तुम्हारे साथ दोबारा नहीं होगा, क्योंकि अब ऋषभ तुम्हारे साथ है और ऋषभ के होते हुए कोई उसकी मानवी को छू तक नहीं सकता। तो मानवी ने भी उसे अपनी बाहों में उसकी पीठ कस दी। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ पल वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को महसूस करते रहे। रात गहराने पर दोनों अंदर चले गए तो मानवी ने ऋषभ को मावा वाला दूध उठाकर दे दिया, जिसे पीकर ऋषभ लेट गया तो मानवी भी लाइट्स ऑफ कर उसके पास आकर लेट गई और उसकी बाजू पर अपना सर रख दिया। तो ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों जल्दी ही गहरी नींद के आगोश में चले गए। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।